गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारा जो एचआरएम का दूसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 से 3 चैप्टर्स, और यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके यूनिट 2 के पहले चैप्टर के साथ, विच इज टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम, जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली उन चीज़ों में हमने सीखा कि एचआरएम क्या होता है, हाउ डज इट वर्क्स, व्हाट आर द वेरियस अरीना इन विच अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विल फंक्शन। इस चैप्टर में हम 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। वैसे तो सारी चीज़ें हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स। देखिए, don't know if it is black. Now it is black. जो हमें दिया गया है इधर इस चैप्टर में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट, और दूसरा जो वर्ड है आपके सामने वो है सिलेक्शन। नाउ लुक एट इट, व्हाट आर दीज 2 वर्ड्स, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को याद रखने का एक बहुत सिंपल प्रोसीजर, एक बहुत सिंपल सा ट्रिक आई एम टेलिंग यू। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन is a negative process. Wow, what do I mean by this? देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है चयन करना, और सिलेक्शन का मतलब होता है फाइनली सेलेक्ट करना, चुन लेना, किसी को चुन लेना, कुछ चुन लेना। हम बात करेंगे सतयुग की। सतयुग की बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि सतयुग के एरा में रामायण घटित हुआ था। तो रामायण आप सब जानते होंगे, आप किसी भी फेथ को बिलोंग करते होंगे, थोड़ी बहुत रामायण के बारे में सबको जानकारी होगी। ऑल्सो बिकॉज इतना ज़्यादा शो वगैरह बना है, तो आप जानते होंगे जो राम जी की पूरी कथा है, दैट इज रामायण। उसमें जो सीता माता होती हैं उनका स्वयंवर होता है, ठीक है। स्वयंवर में सारे राजा महाराजा अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के आते हैं। ऑल दे नो इज कि एक प्रिंसेस है, उनका स्वयंवर हो रहा है, और वो सारे स्वयंवर में पहुंचते हैं। दैट इज रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन होता है भगवान श्री राम का, ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ आपको, तो ये चैप्टर भी क्लियर है कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में कंपनी जो है अपनी एलिजिबिलिटी सामने रखती है। मेरे एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया कि हम रामायण की अगर बात करते हैं, तो उनके सामने एक धनुष था, वो शिव जी का धनुष होता है, और क्राइटेरिया ये रखते हैं जो माता सीता के पिता होते हैं, जिनका नाम जनक है। तो उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा था कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा, वो राजा, वो महाराजा, वो राजकुमार सीता माता से विवाह करेगा, ठीक है। तो ये जो धनुष है, दैट इज द क्राइटेरिया, ओके। 3 चीजें मैंने आपको बताई। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए हम एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी रखते हैं, और जो एलिजिबिलिटी पे खरा उतरता है उसका सिलेक्शन किया जाता है। सो रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन। इफ आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, तो एक चीज यहाँ पे जाहिर हो गई है कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, राइट। फर्दर मूविंग ऑन, हम थोड़ा सा अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि इस चैप्टर का एक बेसिक बैकग्राउंड वी हैव, एंड सिंस वी हैव दिस बेसिक बैकग्राउंड वी कैन स्टार्ट लर्निंग दिस चैप्टर कि क्या है ये, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। जो पहली चीज इधर लिखी गई है, आप सबका वेलकम है, थोड़ी देर से कर रही हूँ, बट आई होप यू डोंट माइंड। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे समझी है सबसे ज़्यादा रीजनेबल है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो पाएंगे, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। हैव अ लुक एट इट। रिक्रूटमेंट या भर्ती,
अभी इसमें और डिटेल की बात करेंगे हम, बट लेट अस सी ओवर हियर, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग capable and qualified excuse me because this is qualified not qualifier, तो मैं यहाँ पे इसको सही कर दे रही, qualified applicants for jobs. Recruitment, in other words, let's go with the highlighter, shall we? Of course. Recruitment, in other words, involve contact with labor market. Hence, it procures a group of applicants which have to be screened and listed for final selection. Recruitment is a positive process. Here we go. This is what I told you about. Because what is happening over here? इधर क्या हो रहा है? हम भर्ती की बात कर रहे हैं. भर्ती मतलब क्या होता है? जैसे हाँ, एक वेबसाइट है, आप में से काफी स्टूडेंट्स जानते होंगे, sarkariresult.com. स्टूडेंट्स, इस वेबसाइट में क्या होता है, सरकार की तरफ से जितनी भी नौकरियां आती हैं, उनकी जो भर्ती निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है, उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन करते हैं. आवेदन मीन्स यू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स, आप एप्लीकेशन करते हैं, आप एग्जाम में बैठते हैं. हर कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठ रहा है वो सेलेक्ट तो नहीं होता है, सिलेक्शन तो कुछ ही कैंडिडेट्स का होता है, राइट? तो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. क्यों बार बार यहाँ पॉजिटिव शब्द पे जोर दिया गया और क्यों पॉजिटिव शब्द पे मैं बार बार जोर दे रही हूँ? फॉर द सिंपल रीजन, इधर जितने भी लोग हैं, all of them are coming to apply for the job. Reason why it is a positive process. यहाँ पे कहीं किसी का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, जितने लोग आ रहे हैं वो सारे लोग इस प्रोसीजर में काम कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाई इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. हैव अ लुक एट इट. आगे बढ़ेंगे इसमें. In recruitment, candidates are being attracted towards the job. The capability, skills, and educational qualification are criteria for applying. Eligibility होती है, अलग अलग तरह की एलिजिबिलिटी होती है उस जॉब के लिए अप्लाई करने को, राइट? आगे बढ़ते हैं इसमें. हिंदी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं. भर्ती नौकरियों के लिए सक्षम और योग्य आवेदकों को आकर्षित करने की एक प्रक्रिया है. भर्ती दूसरे शब्दों में श्रम बाजार के साथ संपर्क में शामिल है. इसलिए ये आवेदकों के एक समूह की खरीद करना, चयन के लिए स्क्रीनिंग और सूचीबद्ध किया जाना किया जाता है. भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है. पॉजिटिव, सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव. भर्ती में उम्मीदवारों को नौकरी की ओर आकर्षित किया जाता है. दिस एंड दैट. ओके फाइन. ये अभी मैंने जो डिस्कस किया, आई होप इट्स वेरी क्लियर. ऑलराइट, सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? सी, पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा. सो रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट वन, भर्ती इज द फर्स्ट थिंग, सेकेंड इज सिलेक्शन. नाउ हैव अ लुक एट इट. रिक्रूटमेंट अलग अलग सोर्सेस से हो सकता है. हमारे केस में हमने दो सोर्सेस को लेकर चलना है, क्योंकि एग्जाम ट्रेंड अगर देखे जाए तो दो सोर्सेस से सवाल आते हैं और दो ही सोर्सेस आपके प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में दिए गए हैं. जाहिर सी बात है भाई, आपको देख के ही अंदाजा लग जाएगा इधर कि अगर पहला सोर्स हमारा इंटरनल है तो दूसरा सोर्स एग्जैक्टली एक्सटर्नल रहेगा. Recruitment for employees within the organization in the form of, किन तरीकों से हो सकता है देखेंगे जरा. या तो ट्रांसफर है, या प्रमोशन है, या फिर डिमोशन भी है. सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट आर पॉसिबल. अगर हम बाहर से कैंडिडेट्स को नहीं बुला रहे, हम पब्लिक में से किसी को नहीं बुला रहे, हम क्या कर रहे हैं, संस्था के अंदर ही जो लोग हैं उन्हीं लोगों के बीच में से अपने आने वाले एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कर रहे हैं. तीन शब्दों की बात यहाँ पे की गई. हमेशा देखना चाहिए जहां पे 3 से 4 ऑप्शंस हो, वहां पे आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, बिकॉज there is high probability that such questions can arise in your exam papers. What I mean over here is, let's say for example, they can frame this question. What they can say is, which of the following is not a source of internal sources of recruitment. इसमें कुछ mixed answers रहेंगे.
एक्सटर्नल सोर्सेस के, और इनमें से कुछ ऑप्शंस रहेंगे. सो इफ इट इज स्टॉकिंग, इट इज नॉट एन इंटरनल सोर्स. तो इधर क्या होगा? इसमें इन तीनों का ऑप्शन गलत रहेगा. या ऑलराइट. सो इनमें से वो जो ऑप्शन रहेगा ना, दैट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर विल बी दैट जो कि एक्सटर्नल होगा. तो जैसा कि मैंने बोला कि जिधर आपको 3 से 4 ऑप्शंस रहे, आपको थोड़ा सा सावधान होने जाने की जरूरत है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ 3 to 4 ऑप्शंस इटसेल्फ इज एविडेंट कि ये जो सवाल है ना, ये पूछा जा सकता है, इस पे सवाल फ्रेम हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं. अच्छा, जिक्र करते हैं इसका भी एक दफा हम. 3 चीजें इधर लिखी गई थी. क्या लिखी गई थी? फर्स्ट इज ट्रांसफर, देन द नेक्स्ट वाज प्रमोशन, so there are 3 points about which I'm talking. Right, so there are 3 things that we're talking about: transfer, promotion, demotion. अगर ट्रांसफर लिखा हुआ है तो इसमें एक चीज इनहेरेंट है कि कंपनी की एक से ज्यादा ब्रांचेस रहेंगी. देयर आर मोर देन 2 ब्रांचेस. अगर किसी कंपनी, बिकॉज इंटरनल प्रोसेस है ये, और किसी कंपनी में हम सेम पोजीशन पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. सेम पोजीशन पे ट्रांसफर होता ही नहीं है. या तो प्रमोशन होता है या तो डिमोशन होता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम कंपनीज, तो यहाँ पे अगर हम प्रमोशन दिखा रहे हैं तो या तो किसी की पोजीशन ऊपर जा रही है या तो पोजीशन नीचे जा रही है. एंड दिस विल हैपन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. ये सेम संस्था के सेम ब्रांच में होगी. सो व्हाट आई हैव सेड इज सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम ब्रांच, राइट? बट ट्रांसफर क्या होता है? सी, ट्रांसफर में there is more than one branch. अब more than one branch when I'm talking, it can be so many branches. अलग अलग ब्रांचेस में जब किसी सेम पोजीशन पे, हो सकता है हमारे ब्रांच 1 का जो मार्केटिंग हेड है, हम उसको ब्रांच 2 में भेज रहे हैं एज द मार्केटिंग हेड. समझिएगा, उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया. वो तो भी मार्केटिंग हेड था, वो अभी भी मार्केटिंग हेड है, राइट? बट द थिंग इज, वो पहले हो सकता है ये संस्था गोरखपुर में काम कर रही थी, ये संस्था कानपुर में काम कर रही है, ये संस्था मेरठ में काम कर रही है. तो हमारा ब्रांच हेड वो ब्रांच नंबर 2 का था, हमने उठा के उसको ब्रांच नंबर 1 में ट्रांसफर कर दिया. तो ट्रांसफर इन नो वे शोज दैट द पोजीशन और द सैलरी हैज बीन इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड. ट्रांसफर केवल ये दिखाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, पुलिस में होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं, उनसे आपने अक्सर, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो तो आपने उनसे अक्सर सुना होगा कि मेरा ट्रांसफर हो गया. तो ट्रांसफर का क्या मतलब है इधर? कि उन्हें एक जगह से हटा के दूसरे जगह सेम पोजीशन पे कर दिया. मगर मगर अगर कोई कह रहा है हमारा प्रमोशन हो गया, तो सेम संस्था के सेम ब्रांच पे, अच्छा ये सरकारी नौकरी में होता है कि प्रमोशन मतलब यू हैव बीन प्रमोटेड टू समथिंग मोर, सो यू आर बिलोंगिंग टू द सेम प्लेस. प्राइवेट फर्म्स में ये भी होता है ना कि हो सकता है हमारा ब्रांच 3, मेरे एग्जांपल में मैंने मेरठ लिया है, हो सकता है हमारे ब्रांच 3 का जो मार्केटिंग हेड था, समझिएगा, उसको हमने ब्रांच 1 में भेज के मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया. मार्केटिंग हेड से मैनेजिंग डायरेक्टर. ये प्रमोशन भी है, ये ट्रांसफर भी है, और ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस में होता है, ना कि गवर्नमेंट जॉब में. तो इधर फर्क पड़ता है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट थिंग. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इतना डिस्कशन ये डिजर्व भी नहीं करता था जितना मैंने कर लिया, बट नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स माय गोल कि आपका जितना भी कंसेप्ट है ऐसे क्लियर हो कि फिर आपको कभी ये कंसेप्ट वापस से पढ़ना ना पड़े. इंटरनल सोर्स की हमने बात कर ली.
मैंने आपको इंटरनल सोर्स में 3 सिखाए, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, डिमोशन का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग हेड से सुपरवाइजर पे लाके रख दिया उसको, एग्जीक्यूटिव लेवल से सबऑर्डिनेट लेवल पे आ गए, या फिर द मेन लेवल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव पे आ गए। जब किसी व्यक्ति की पोजीशन को नीचे ला दिया जाता है तो उसको डिमोशन कहते हैं। प्रमोशन का ऑपोजिट होता है डिमोशन। आगे बढ़ते हैं, हम एक्सटर्नल सोर्सेस की बात करते हैं। सो वी हैव 5 एक्सटर्नल सोर्सेस, हैव अ लुक एट देम। I'll go with the brighter one. Let's go with the yellow one. 5 are there. 5 का जिक्र किया गया है। वैसे 5, हम जिन नोट्स को रेफर कर रहे हैं, आप जिन नोट्स को रेफर करते हैं, मैं भी उन्हीं नोट्स को रेफर करती हूँ। मैक्सिमम में 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है, बट आई एम ऑल्सो एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाई कर रहे हैं। भाई यूनिवर्सिटी ने तो एक अल्टीमेटम डाल दिया है क्या कि 15 से पेपर, अगर 15 से नहीं भी होगा, स्टिल वी हैव टू बी रेडी बाय 15। सो दीज आर दोज 5 पॉइंट्स जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट या फिर विज्ञापन। नाउ हैव अ लुक एट इट। एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन में क्या मतलब होता है? अगर किसी चीज का, एप्लीकेशंस का, जैसे एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे भर्ती की मैं बात कर रही हूँ, रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ। मैंने जैसे बताया कि एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया था किस पे? सरकारी रिजल्ट.com पे, राइट? तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज दिखाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सटर्नल क्यों है? आइए चलिए इसकी भी डिस्कशन करेंगे हम। Why is okay? We need black for this. Why is advertisement external? For simple reason कि यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए जनरल पब्लिक का एप्लीकेशन मांग रहे हैं। जनरल पब्लिक में से जो भी लोग एलिजिबल रहते हैं वो क्या करते हैं? फिर एडवर्टाइजमेंट देख के दे विल अप्लाई फॉर द जॉब, एंड इसी एप्लीकेशन ऑफ द जॉब में हमारे पास 3 चीजें आती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी इज द सेम थिंग, एंड जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उसके साथ जो फीस आप भरते हैं, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि हम यहाँ पे जनरल पब्लिक से एलिजिबल रिक्रूटर्स का डिमांड कर रहे हैं, द पीपल हु आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन कम अप एंड शो अप, राइट? नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ऑल राइट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट मीन्स कभी कभी क्या होता है, पोजीशन 2 लोगों की खाली थी, 20 लोग आ गए, उन 20 में से ना 4 कैंडिडेट्स थे जो ये 4 को लगा कि यार दीज 4 विल डू ग्रेट जॉब। पोजीशन कितनी खाली थी हमारे पास? केवल 2। तो हम 4 रिक्रूट कर सकते? नहीं कर सकते, 4 का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। फिर भी मैनेजमेंट क्या करेगा, 2 को सेलेक्ट करने के बाद जो बाकी 2 बचे हैं ना, उनका डेटा रख लेगा। अगर इन केस जिन 2 का सिलेक्शन हो गया है उनमें से कोई एक छोड़ के गया, तो अभी हमारे पास वो 2 बचे हुए, उनमें से हम बुला लेंगे एक बंदे को मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये पूर्ण रूप से किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किन लोगों को रिक्रूट करता है। कंसल्टेंट मतलब सलाहकारी, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसीज। नाउ हमारे देश में कुछ ऐसी एजेंसीज भी काम करती हैं, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लिंक्डइन। लेट्स टॉक अबाउट इट। लिंक्डइन क्या करता है? व्हाट डज लिंक्डइन डज? लिंक्डइन के 2 फेजेस हैं। एक उसके पास एम्प्लॉयर्स
और कंपनीज होती हैं जिनके पास वैकेंसीज होती है, राइट। और दूसरा जो उसका ऑपरेशनल फेज होता है, उसके पास एलिजिबिलिटी के साथ साथ कौन रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, राइट। मतलब लोग रहते हैं जो अपनी एलिजिबिलिटी को रजिस्टर करते हैं। नाउ सी, जब किसी कंपनी के वैकेंसी की एलिजिबिलिटी किसी एक एम्प्लॉय के साथ या किसी एक पर्सन के साथ मैच कर जाती है, तो लिंक्डइन उनको इन्फॉर्म करता है, मेल भेजता है। जैसे भी कंपनी ने डाला कि मेरे को ये क्वालिफिकेशन चाहिए, लिंक्डइन क्या करता है, फिल्टर करता है अपने डेटा में से किसके पास वो एलिजिबिलिटी है, किसके पास वो क्वालिफिकेशन है, राइट। और जब ये दोनों मैच कर जाते हैं तो कंपनी के पास भी एक मेल भेजता है, मगर कंपनीज इस मेल को फिल्ट्रेट कर सकती, उनका मेजर जाता है उन लोगों के पास जो उस एलिजिबिलिटी के साथ रजिस्टर किए हुए रहते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? ऑल राइट, सो मूविंग ऑन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसीज मैंने समझा दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स आप सब इस वक्त बीकॉम में हैं और आप सब किसी ना किसी कॉलेज में हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे DDU से हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे ही कॉलेज से हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं कुछ जिनको मैं उधर भी पढ़ाती हूँ इधर भी पढ़ाती हूँ, सेंट एंड्रूज से हैं, राइट। अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं एंड यू आर ऑल वेरी नाइस, वेरी ग्रेट, वेरी सिंसियर, राइट। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ, कैंपस सिलेक्शन का मतलब होता है जब आप अपने लास्ट सेमेस्टर्स में होते हैं तो कंपनियां आती हैं सेलेक्ट करने को आपको। आपका जो सबसे ये हाँ, इसको और क्या बोलेंगे, जब किसी का कैंपस, यहाँ पे कैंपस का मतलब आपके कॉलेज से है, जब किसी का सिलेक्शन कॉलेज से हो जाता है उसी को कहते हैं प्लेसमेंट। और अंतिम है लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टूडेंट्स, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी इंडिया में एक समय पे था ट्रेंड में, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स वर अ थिंग, अभी नहीं है। दुबई वगैरह में या कतर, ऑल दीज कंट्रीज जहाँ पे काफ़ी इंडियंस जाके अपने रोजगार कमाते हैं, इन जगहों पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट इज अ थिंग, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेबरर्स को रखा जाता है। ये डेली वेजेस भी हो सकते हैं, सैलरीड भी हो सकते हैं, राइट। ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसे काम करता है। ध्यान देंगे आप, मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट्स बनाए हैं, राइट। इनमें से किसी भी पॉइंट का ऊपर नीचे अगर आप कर देंगे तो the entire thing will lose its meaning. It will not show what the real meaning is behind it if 5 comes in the place of 3 and 3 is written instead of 6. So this series has to be crammed up. It's really very important for you. Now look at this. It has got 8 steps within this. First is defining the job, right? Second is establishing the person's profile. Third is making vacancy known. Fourth is receiving and document applications. Fifth is designing and using the application form. Sixth is selecting. Seventh is notification. And last is induction, right? सब समझेंगे हम। सबसे पहले, as I've said, सीरीज आपने नहीं खराब करनी है। जो सीरीज यहाँ पे लिखकर दी गई है आपको उसी सीरीज को लेकर चलना रहेगा। सबसे पहले नौकरी की परिभाषा को निर्धारित करना। You have to define the job. जब तक एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप निकाल रहे हो, जो भी पब्लिक को आप बुला रहे हो कि आओ और मेरे अंडर में ये काम करो, जो भी एलिजिबिलिटी आप दिखा रहे हो, until and unless you have properly defined the job, कैंडिडेट को नहीं पता चलेगा कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं, किस तरह से काम होगा। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू टू डिफाइन द जॉब, राइट। दूसरा है एस्टैब्लिशिंग द पर्सन्स प्रोफाइल। इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी लंबा। सबसे पहले मैंने जो चीज बोली आपसे कि आपको
प्रॉब्लम? यू हैव टू डिफाइन द जॉब. जो भी लोग एप्लीकेशन करेंगे, जब तक उनको ये नहीं पता है कि नौकरी है क्या, करना क्या है, हाउ आर दे गोइंग टू अप्लाई फॉर यू. सो द फर्स्ट थिंग इज काम को डिफाइन करना है. किसके लिए करना है? फॉर द एप्लीकेंट्स. जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए करना है, राइट? You have to define the job. After once you have done defining the job, you have to establish a person's profile. क्या मांगा जाता है आपसे जब आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो? सीवी या रेज्यूमे, राइट? वही है अपना प्रोफाइल, अपना बायोडेटा देना. ऑल राइट. देन द नेक्स्ट वन, व्हाट इट इज, मेकिंग वैकेंसी नोन. उसके बाद एक बार सीवी और रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो ये बताया जाता है कि sometimes it start working all by itself. कितनी पोजीशंस खाली हैं, मतलब कितनी जगहों पे रिक्रूटमेंट की जाएगी. खैर वैकेंसी का भी तो मतलब यही होता है ना कि रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास कितनी जगह खाली है, राइट? सो वैकेंसी हैज टू बी नोन. आगे बढ़ते हैं जब इसमें, रिसीविंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एप्लीकेशंस. जितनी सीवी हमने रिसीव की है उनमें से जो एलिजिबल है, मतलब एलिजिबल तो खैर वो लोग हैं ही जिन्होंने सीवी भेजी है. जितने भी लोग सीवी भेजते हैं कंपनी उन सबको नहीं बुला लेती है. सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं है कि अगर लायक हो तो एग्जाम दे दो. दिस इज अ प्राइवेट कंपनी एंड दे हैव टू इनकर द एक्सपेंसेस अपॉन ईच एंड एवरी एप्लीकेंट्स, राइट? तो जो भी सीवी उनको रिसीव होता है उनमें से सबसे एलिजिबल, सबसे इम्प्रेसिव और जो कंपनी के कन्वीनियंस को सूट कर रहा हो, इन सीवीज को हम सेलेक्ट करते हैं. ऑल राइट. देन मूविंग ऑन, ऑल राइट. देन डिजाइनिंग एंड यूजिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. डिजाइनिंग एंड यूजिंग द एप्लीकेशन फॉर्म का सिंपल मतलब है कंपनी ये जब सीवीज को सेलेक्ट कर लेता है तो इट विल गिव अ कॉल. लेट मी ट्राई टू मेक, हाउ डू यू कॉल. यस, ये फोन बनाया मैंने, काफी अच्छा बनाया. आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, ऐसी बात नहीं है. इस मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज के ज्वाइन हुए हैं दे नो आई पेंट वेरी गुड. ऑल राइट. सो द कंपनी विल गिव अ कॉल. जिधर जितने भी लोगों का प्रोफाइल सेलेक्ट हुआ है कंपनी उनको कॉल देती है. एंड आफ्टर दैट सेलेक्टिंग. अच्छा, अभी हम आ गए सेलेक्टिंग वाले प्रोसीजर पे. सेलेक्टिंग वाले प्रोसीजर को मैं अभी टच भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अभी 5 मिनट बाद ही हमारा वो टॉपिक आ रहा है. ये चैप्टर खत्म कर दूंगी मैं आज. फिर भी सेलेक्टिंग के बारे में क्या सीख लिया है आपने? कुछ सिखाया था अभी कुछ दिन पहले. नेगेटिव कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले कह रही हूँ, कुछ देर पहले नेगेटिव प्रोसेस है ये सेलेक्टिंग. एंड नोटिफिकेशन एंड फाइनल चेक. एक बार सेलेक्ट हो गए, जांच पड़ताल करते हैं. कैसी जांच पड़ताल आगे है अभी इसमें. एंड लास्ट इज इंडक्शन. इंडक्शन बोले तो ट्रेनिंग शुरू होती है, ठीक है? तो ये तो थे हमारे 8 प्रोसीजर. आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट. जब एक कंपनी रिक्रूटमेंट करने को निकलती है तो उसको 2 फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. पहला है इंटरनल फैक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले संस्था का कितना ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशंस है. व्हाट इज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन विच अ कंपनी इज वर्किंग. अगर कंपनी बहुत लार्ज स्केल की है तो उसको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी. कंपनी कम है तो उसको कम की जरूरत पड़ेगी. अच्छा, कंपनी ज्यादा स्केल की है तो उसको सैलरी देने का भी अच्छा कैपेसिटी रहेगा. और उसका लेबर अश्योरेंस मतलब सैलरी कितनी जल्दी प्राप्त हो जाती है, वर्कर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, उसमें भी कंपनी विल डू प्रिटी गुड. रिक्रूटिंग पॉलिसी, रिक्रूटमेंट कैसे किया जा रहा है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या एम्प्लॉय उन पॉलिसीज के साथ अग्री कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है. इसमें टाइमिंग ना एक बहुत बड़ा इशू होता है. ओके. एंड देन
व्हाट इज द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके संस्था की इमेज खराब है लोगों की नजर में, तो जाहिर सी बात है ऐसा संस्था काम नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। सो व्हाट इज द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर पोर्ट्रेइंग। आगे बढ़ते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अगर हम बात करते हैं तो ये फैक्टर्स ध्यान से देखिए, संस्था द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये बाहरी होते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एक्सटर्नल फैक्टर है, बीई मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका कैटलिस्ट है। एंड सिंस इट इज अ कैटलिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली। जिसमें सबसे पहली चीज है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक का मतलब अगर बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, एक क्लियर जानकारी नहीं होती है, तो जेंडर एंड एजुकेशनल प्रपोर्शन, जेंडर एंड एजुकेशनल प्रपोर्शन। अभी कुछ दिन पहले आई वॉज रीडिंग अ बुक. It was a book which was written by Mr. Narayan Murthy, such a great personality. उनकी लिखी किताबें, उनके लिखे कंसेप्ट्स हर स्टूडेंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत तजुर्बेदार होते हैं ना, हम उनके तजुर्बों से वो चीज़ें सीख सकते हैं और लाइफ में काफ़ी फेलियर से थोड़ा सा किनारा कस के चल सकते हैं। उस किताब में पता है क्या लिखा था, दैट जब तक विमेन, फीमेल्स will not be educated properly, society cannot develop. जब तक शिक्षित हर महिला नहीं शिक्षित होती है किसी समाज की, वो समाज परंपरागत तरीकों से विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता है। डेमोग्राफी में हम किसी भी इकोनॉमी में जो जेंडर प्रपोर्शन है, मेल्स इज टू फीमेल्स का रेशियो है, और एजुकेटेड मेल्स इज टू एजुकेटेड फीमेल्स का रेशियो है, जनरली काफी रॉ टर्म में डेमोग्राफी का वही मतलब होता है। तो खैर यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक ऐसे पिछड़े राज्य में, पिछड़े एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा आज भी नहीं दी जा रही है, प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है, नाम लिखने को तो हर महिला लिख लेगी, बट शी इज नॉट एजुकेटेड इनफ दैट शी कैन रन अ फैमिली एंड शी कैन अर्न फॉर अ हाउस होल्ड। तो ऐसे संस्था में आप एक मल्टीनेशनल कंपनी चला पाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चला पाओगे। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, लेबर मार्केट डिपेंड करता है, लेबर्स का रेट होता है, दिहाड़ी मजदूरी जिसे हम कहते हैं, कि वो एक दिन काम करने का कितना लेते हैं, वो बहुत हद तक डिटरमाइन करता है। अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ यू सी, लेबर मार्केट और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंटर रिलेटेड है। अगर बेरोजगारी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जिसको नौकरी मिल रहा है वो कम कीमत पे भी करने को तैयार हो जाएगा, बट अगर बेरोजगारी नहीं है, व्यक्ति को पता है यहाँ नहीं तो कहीं और मुझे सही पैसा मिलना चाहिए, मिलेगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज कंपेटिटर्स, आपके मार्केट में कंपेटिटर्स कितने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। रिक्रूटमेंट के दो तरीके, डायरेक्ट जहाँ पे आप सीधे सीधे बंदों को उठाते हैं, और इनडायरेक्ट में थर्ड पार्टी मेथड्स काम करते हैं। थर्ड पार्टी मेथड्स का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने लिंक्डइन का लिया। इसमें कुछ और तरीके भी दिए गए हैं। डायरेक्ट में तो कोई इशू नहीं है, कंपनी गई, कैंपस सिलेक्शन किया, इंटरव्यू किया, रिक्रूट किया। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड एजेंसीज, जिसमें लिंक्डइन का मैंने एग्जाम्पल लिया। ये वो संस्था है जो एक नौकरी में, ऑल राइट, ओके फाइन। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और एजेंसीज वो संस्था है जिनमें लिंक्डइन का जैसे मैंने बात किया, दैट पीपल विद द राइट एप्लीकेशन एंड पीपल हु आर देयर विद दोज एप्लीकेशन वो साथ में आ जाएंगे। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है दिस इज डन थ्रू यूनियंस एंड इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे कंपनी के जो लोग काम कर रहे हैं वो कंपनी के लिए एक एडवर्टाइजर की तरह काम करते हैं कि भाई हमारे कंपनी में ये पोजीशन खाली है, इफ यू वांट यू कैन कम एंड ज्वाइन। सो वर्ड ऑफ माउथ मतलब कि लोगों के द्वारा जब अपने एम्प्लॉयर्स का, अपने रिक्रूटर्स का प्रचार किया जा रहा है। उसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली जब कॉलेज से हम बंदे उठा लेते हैं, ठीक है, अपने लास्ट ईयर में होते हैं, प्लेसमेंट कहा जाता है इसे।
प्लेसमेंट कहाँ जाता है? प्लेसमेंट का मतलब उठा के रख दिया आपको, चलो हो गई पढ़ाई, इधर जाओ, कैंपस सिलेक्शन। प्लेसमेंट मैंने बस याद कराने के लिए आपको बोल दिया, उठा के रख दिया गया, बस रख दिया जाता है जो भी होता है कंपनी के लायक, इसका ये मतलब नहीं होता है। प्लेसमेंट मीन्स दैट द पर्सन इज गेटिंग पोजीशन राइट आफ्टर हिज और हर स्टडीज। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं सिलेक्शन पे, रिक्रूटमेंट की बात पूरी हो चुकी है। सिलेक्शन या फिर चयन, ये चयन या सिलेक्शन, एक सॉन्ग है ना, चैन खो गया है कुछ तो हो गया, कैसे गाना भी है, वो चैन है, यू नो चैन, करार, आपके दिल का सुकून खो जाता है, वो गाना है, वो चैन खो गया है कुछ तो। ये वो वाला चैन नहीं है, ये चयन है। चयन यानी कि सिलेक्शन। अच्छा जी, क्या मतलब है इसका? सिलेक्शन का मतलब होता है जब जितने लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब रिक्रूटमेंट हो गया है, जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो आ चुके हैं, बैठे। सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा एंड attempts made to keep deviants away from the job. सिलेक्शन प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो एप्लीकेंट है, मतलब जिस व्यक्ति की एलिजिबिलिटी है, वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिले, जो बेस्ट परफॉर्म कर सके, राइट? तो सिलेक्शन में क्या बताया मैंने कि रिक्रूटमेंट के बाद का प्रोसेस है, एप्लीकेंट्स ने तो अप्लाई कर दिया है, बट अब इनमें से हमको सेलेक्ट करके ले जाना है, सो दिस इज सिलेक्शन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ फ्यू जो सबसे लायक है, जो सही पोजीशन पे बैठाए जा सकते हैं। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, मैंने रीजन भी बताया, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि जितने भी लोग हैं सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, एवरीवन इज देयर, बट सिलेक्शन में एलिमिनेशन हो रहा है, राइट? सो पीपल आर गेटिंग eliminated, they are being disqualified, they are being segregated, separated from the ones who will sit on that position, who will continue on that position as the employee of the company, and those who are mere there for interviews, who are mere there for CVs, who are mere there for general kind of experience. तो recruitment में सारे आ गए, सिलेक्शन में जिनकी जरूरत थी वो है, बाकी सारे चले गए। तो इसलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। और जब एक एप्लीकेंट अपनी क्वालिफिकेशन को मैच कर जाता है, सो दिस इज नोन एज व्हाट सिलेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि अभी हमें देखना है सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। चलिए देखते हैं। पहली चीज होती है इनिशियल या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। कैंडिडेट्स को बुला के जब पहली बार उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उसी को क्या हम कहते हैं? इट इज द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो व्हाट आर, इसमें हम बात कर रहे हैं उस इंसान के बैकग्राउंड को जानने के लिए, कहीं वो इंसान एक क्रिमिनल बैकग्राउंड को तो नहीं बिलोंग करता है, राइट? तो इनिशियल या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू वो होता है। द नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक का क्या मतलब है? इधर जो एप्लीकेंट द्वारा उसको भर के देते हैं, एप्लीकेंट द्वारा जो क्वालिफिकेशंस दी जाती हैं उनकी डिटेल में चेकिंग करना। इस इवैल्यूएशन से हम हर कैंडिडेट्स के बारे में जान पाते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। मूविंग ऑन टू सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट डिजाइन किया जाता है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और एट्रीब्यूट्स को हम रेफर करते हैं। उसके बाद एक और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। नो दिस इंटरव्यू इज द सीरियस वन। उस इंटरव्यू में हम एक जनरल पर्सनालिटी का टेक ले रहे थे, जनरल पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे थे। मगर यहाँ पे जो इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं, इस इंटरव्यू के तहत हम जान पाते हैं कितने लोग लायक हैं, कितने नालायक हैं। ओके, उसके बाद है मैनेजमेंट का अप्रूवल।
एक बार एचआर ने इंटरव्यू ले लिया, फिर वो मैनेजमेंट के पास इनके सीवी को ले जाता है, बिकॉज देखिए एचआर एक डिपार्टमेंट है, राइट? फाइनल अप्रूवल तो मैनेजमेंट ही करके देगा। तो एचआर द्वारा जो काम करवा दिया गया, उसके बाद हम मैनेजमेंट का अप्रूवल लेते हैं। मैनेजमेंट जिन बंदों को अप्रूव कर देता है उनका एक बार मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन खैर हर नौकरी में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फिजिकल रिपोर्ट्स मांग लेते हैं जनरली। ये जब हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में पुलिस या आर्मी की भर्ती निकलती है तो एक फिजिकल क्राइटेरिया होता है हाइट का, वेट का, हेल्थ का, जिस पे आपको फिट होना होता है। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अगर व्यक्ति की कोई हिस्ट्री रही है डायबिटीज वगैरह जैसे प्रॉब्लम को लेके, कार्डियक प्रॉब्लम्स को लेके उनका जिक्र होता है, उसकी जानकारी दे दी जानी होती है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां आपको इंश्योरेंस की भी सुविधा प्रोवाइड करती हैं, तो उनके लिए तो भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज जॉब ऑफर। सारी चीजें हो गई और आपको नौकरी मिल गई, ठीक है। ये था पूरा प्रोसीजर सिलेक्शन का। अब हम आ रहे हैं हमारे अंतिम दो टॉपिक्स पे। एक है ओरिएंटेशन और लास्ट है प्लेसमेंट। गौर करिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। 7 तक ही था स्टेप ऑफ सिलेक्शन। ओरिएंटेशन खुद में एक टॉपिक है, ठीक है, इट इज अ टॉपिक विद इन इटसेल्फ। ये कहीं से भी उसका पार्ट नहीं है पार्ट है, आता है उसमें, बट हम एक इंडिविजुअल टॉपिक की तरह पढ़ रहे। आइए देखिए क्या लिखा है। ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड टू द कंपनी। दिस प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड्स ओवरव्यू of the company's history, culture, and mission, as well as tour of the workplace. New employees are also typically given an overview of their job expectations and duties. ओरिएंटेशन के प्रोसीजर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो व्यक्ति कंपनी में अब सेलेक्ट हो गया है, नाउ ही या शी इज रेडी टू वर्क फॉर द कंपनी, उस व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो व्यक्ति कंपनी के कल्चर को समझ सके, कंपनी के नियम कानून को समझ सके, कंपनी में जिन लोगों के साथ काम करने आए उनके साथ उसकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप करा दी जाए। फ्रेंडशिप नहीं, मतलब एक इंट्रोडक्शन करा दिया जाए, जैसे उसको पता हो यहाँ पे कैसे लोग काम करते हैं। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। हर कंपनी में होता है, जब भी नए एम्प्लॉयज होते हैं उनके ट्रेनिंग के बाद ओरिएंटेशन एक कॉन्फ्रेंस की तरह होता है, एक फंक्शन की तरह होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग व्हेन यू आर जॉइनिंग द कंपनी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 का पहला चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सुटेबल जॉब्स टू द एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज को उनके सुटेबल पोजीशन पे रिक्रूट कर दिया जाता है और साथ ही साथ जो व्यक्ति उस पोजीशन के लिए परफेक्ट है उसको रख दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये फंक्शन है कि सही व्यक्ति को सही जॉब पे रखना, उसको सैलरी मिलना। प्लेसमेंट के दौरान भी कई ऑफिसर्स होते हैं जो ट्रेनिंग चलाते, सैलरी देते हैं, ट्रेनिंग के बाद बढ़ा देते हैं। कैंपस से जनरली सिलेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड स्टूडेंट्स, हमारे यूनिट 2 का पहला चैप्टर एचआर का, जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में बात करता है, हमने कंप्लीट कर लिया। And all the best for your exams. I hope you people are taking very good care of yourselves. All the best for exams. मैं चाहती हूँ आप सब एग्जाम में बहुत अच्छा करें, खासकर बीकॉम 6 सेमेस्टर वाले तो बेहद अच्छा करें। And yeah, I'll see you guys in the next one. Bye bye.